क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर लेसन नंबर 4 हम लोग कर रहे हैं। अभी तक काफ़ी कुछ हम पढ़ चुके हैं। आयोनिक बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है, डाइपोल मोमेंट, ये सब चीज़ें देख चुके हैं। आज हम एक नया रूल देखेंगे जिसको कहते हैं फजांस रूल। ये क्या होता है, कैसे होता है, थोड़े समय बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और अभी भी इस चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करो। बच्चों, अपन ने अभी तक दो प्रकार की बॉन्डिंग को ध्यान से देख लिया है, दैट इज़ आयोनिक। आयोनिक बॉन्डिंग में क्या होता है बच्चों? आयोनिक बॉन्डिंग में एक एटम से दूसरे एटम में इलेक्ट्रॉन का हम ये मानते हैं कि कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का क्या होता है? कंप्लीट ट्रांसफ़र होता है। एक या दो या तीन, 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली ट्रांसफर फ्रॉम वन एटम टू अनादर। ठीक है, और जब ये इलेक्ट्रॉन दे देता है तो ये वाला एटम हमारा होता है पॉजिटिवली चार्ज्ड, है ना, जिसको हम कैटायन कहते हैं। इसके अलावा इसका साइज़ छोटा हो जाता है। हमने देख रखा है कैटायन जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है उसका साइज़ थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। ये एनायन होता है जो इलेक्ट्रॉन लेता है, उससे उसका साइज़ भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। ठीक है, तो इससे ये एक एनायन बन जाता है। तो ये होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। जिसके बाद एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज के एटम में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, उसी को हम आयोनिक बॉन्ड कहते हैं। कि एक पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज आयन को अपने पास खींचता है, क्योंकि दोनों के ऊपर चार्जेस हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ठीक है, इसके अलावा फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड देखा। कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये देखा कि ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं कर सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं कर सकते हैं, तो वो क्या करते हैं बच्चों? वो इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। जैसे हमने O2 का एग्जांपल देखा, ऑक्सीजन के एटम से मिलता है तो इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। नाइट्रोजन से मिलकर N2 बनाता है, F2 बनता है, Cl2 बनता है। ऐसे लॉट ऑफ एग्जाम्पल है, बहुत सारे कंपाउंड कोवेलेंट होते हैं। ठीक है, तो कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, ट्रांसफ़र नहीं होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ठीक है, उनके एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे से मिक्स हो जाते हैं, है ना। हम ये कहते हैं कि उनके एटॉमिक ऑर्बिटल में ओवरलैपिंग होती है। ये कॉन्सेप्ट अभी आगे आने वाला है। दो एटम ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं। कैसे आ जाते हैं? कुछ ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं जिससे एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को वो यूज़ कर सके। कोवेलेंट बॉन्डिंग में एक एलिमेंट दूसरे के इलेक्ट्रॉन्स को, दूसरा एलिमेंट इसके इलेक्ट्रॉन को यूज़ कर लेता है। ये होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग। लेकिन यहाँ पर कोई प्लस या माइनस चार्ज नहीं बनता है, नहीं, और बनता भी तो बहुत थोड़ा सा बनता है। हमने पढ़ रखा है पोलर नॉन पोलर में। ठीक है, आज का ये फजांस रूल क्या बताता है कि कोई भी आयोनिक बॉन्ड ये नहीं कह सकता कि 100% आयोनिक है। ठीक है, और इसी के अपोजिट भी सही है कि कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड भी 100% कोवेलेंट नहीं होता है। उसके अंदर थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर होता है। यानी आयोनिक बॉन्ड में कोवेलेंट कैरेक्टर होता है और कोवेलेंट बॉन्ड में आयोनिक कैरेक्टर होता है। तो फजांस रूल हमको आयोनिक बॉन्ड्स के अंदर कोवेलेंट कैरेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। फजांस रूल बताता है कि आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं वो कुछ कोवेलेंट नेचर भी रखते हैं, और किस हद तक रखते हैं, कैसे हम दो कंपाउंड्स को कंपेयर कर सकते हैं कि किस में आयोनिक कैरेक्टर ज़्यादा है, किस में कम है, उस चीज़ के बारे में हम समझेंगे आज। लेकिन ऐसा होता क्यों है, पहले उस चीज़ को समझिए। ऐसा इसलिए होता बच्चों कि जैसे कि एक एटम जो है, कैटायन जो है, उसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है ना, क्योंकि क्या होता है, वो अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है नेगेटिव चार्ज को। और नेगेटिव चार्ज वाला जो आयन होता है, जनरली थोड़ा सा बड़ा ही होता है, एनायन, उसके पास माइनस के चार्ज होते हैं। सो अब क्या हो रहा है ना, मान लो इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे पूरी जगह पे इलेक्ट्रॉन है। खैर अपन मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एक जगह फिक्स तो नहीं रहता, वो ऐसे वेव के फॉर्म में ऐसे ऐसे चलता रहता है, या हम उसको नाम देते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो पॉजिटिव चार्ज जो ये एटम यहाँ पर है, सॉरी आयन जो है, ये क्या करता है, इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचने लग जाता है ना। क्योंकि पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज के किसी एटम के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी ओर खींचता है। जिससे क्या होता है बच्चों, ये जो हमारा एन आयन होता है ना, नेगेटिव आयन है ना, इसका शेप चेंज हो जाता है। ये होना चाहिए स्फेरिकल, लेकिन थोड़ा सा इसका शेप डिसॉर्ट हो जाता है। मतलब इसके जो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड हैं, वो इलेक्ट्रॉन के क्लाउड किस तरफ जाने लग जाते हैं, इस पॉजिटिव चार्ज एटम की ओर जाने लग जाते हैं, इधर जाने लग जाते हैं। और इनमें थोड़ी सी इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लग जाती है। थोड़ी थोड़ी इलेक्ट्रॉन की क्या होने लग जाती है, शेयरिंग। क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचेगा तो इसका यूज़ करेगा, तो इन दोनों में क्या होता है, थोड़े थोड़े इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो जाती है। इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हैं,
एनायन के, वो किसकी तरफ जाने लग जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज कैटायन की तरफ। क्यों? क्योंकि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की पावर है। पॉजिटिव चार्ज क्या कर सकता है, नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स इन दोनों में शेयर हो जाएंगे बच्चों। ये जो बीच में कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों में शेयर हो जाते हैं। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे तो आप क्या बोलोगे कि इस कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर आने लग गया है। क्या आने लग गया है, कोवेलेंट नेचर आने लग गया है। और यही होता है हमारा फजान्स रूल। फजान्स रूल ये कहता है कि पॉजिटिव चार्ज एटम एक पॉजिटिव चार्ज आयन नेगेटिव चार्ज एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपने ओर अट्रैक्ट करने की पावर रखता है, और इसी पावर को कहते हैं पोलराइजिंग पावर। इसको क्या कहते हैं बच्चों, पोलराइजिंग पावर कहते हैं कैटायन की। कैटायन क्या करता है, पोलराइज करता है, इस एनायन के अंदर पोल बनाता है। क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन्स थोड़े से इधर की तरफ आएंगे तो इधर इलेक्ट्रॉन क्लाउड ज़्यादा हो जाएगा, इधर थोड़े इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो माइनस प्लस मान सकते हैं आप लोग कि इधर थोड़ा सा नेगेटिव चार्ज, इधर थोड़ा सा पॉजिटिव, तो पोलराइजेशन हो जाता है। किसका पोलराइजेशन होता है, एन आयन का। नेगेटिव चार्ज में पोल्स बनने लग जाते हैं, और ये काम कौन करता है, कैटायन करता है। तो कैटायन का क्या काम है, कैटायन यहाँ पर पोलराइजेशन करता है। पोलराइजेशन मतलब इसके इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर रखता है। ठीक है, तो ये था फजान्स रूल। यहाँ पर क्या होता है, जब वो इलेक्ट्रॉन्स इसकी तरफ आने लग जाएंगे तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन्स के थोड़े से ओवरलैपिंग होने लग जाएगी, मतलब इलेक्ट्रॉन्स दोनों के पास आ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होने लग जाएगी। जो इलेक्ट्रॉन अभी तक इसी के पास थे अकेले, वो इसके पास भी आने लग जाएंगे, जिससे दोनों में शेयरिंग हो जाएगी। और शेयरिंग से कैसा नेचर आ जाएगा, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से थोड़ा सा कोवेलेंट नेचर आ जाता है बच्चों। कैसा नेचर आ जाता है, कोवेलेंट नेचर आ जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ आपको इतना। फजान्स रूल क्या है, तो फजान्स रूल हमको क्या बताएगा, फजान्स रूल हमको ये बताएगा कि कोई भी आयोनिक कंपाउंड में कोवेलेंट नेचर कितना है, या ये बताएगा कि अगर मैं आपके सामने दो कंपाउंड रख दूं, जैसे बोलूं आपके सामने NaCl और KCl, दो आयोनिक कंपाउंड है, किस कंपाउंड के अंदर ज़्यादा कोवेलेंट नेचर है, ये पता लगाने के लिए हमको कौन बताएगा, फजान्स रूल। आइडिया समझ में आ गया क्यों होता है ये सिर्फ इसलिए होता है कि पॉजिटिव चार्ज कैटायन एनायन के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है इस प्रकार से, जिससे पॉजिटिव चार्ज आयन और नेगेटिव चार्ज जो आयन है इनके कुछ इलेक्ट्रॉन्स या थोड़ा सा चार्ज इनमें शेयर होने लग जाए। क्या होने लग जाए, और शेयरिंग से क्या आता है, कोवेलेंट नेचर आ जाता है बच्चों, कोवेलेंट नेचर आ जाता है। इसके बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, मैं सारे क्वेश्चन आपको समझाऊंगा ध्यान से। अभी हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, तो देखिए NaCl और KCl में क्या होगा, कौन ज़्यादा कोवेलेंट नेचर लिए है ना। अभी इसके बारे में पता चलेगा आपको कैसे होता है, सारे रूल सिखाऊंगा। अभी एक छोटा सा एग्जांपल देते हैं, कौन इसमें ज़्यादा कोवेलेंट नेचर वाला कंपाउंड है। तो बच्चों कोवेलेंट नेचर जो है वो NaCl का ज़्यादा होगा। अब कैसे, ये समझो। इसके लिए आपको थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा और ध्यान से समझना पड़ेगा किन किन चीज़ों पर ये डिपेंड करता है, कोवेलेंट नेचर जो है किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले बात करते हैं एनायन की, पहले कैटायन की बात करेंगे। कैटायन कैसा होना चाहिए, साइज ऑफ कैटायन पर कैसे डिपेंड करता है, साइज ऑफ कैटायन दो चीज़ों पर डिपेंड करेगा बच्चों, साइज एंड चार्ज ऑफ कैटायन पर। देखिए बच्चों, कैटायन में हमने ये देख रखा है, जितना बड़ा आयन होता जाएगा, ये लिथियम से थोड़ा बड़ा सोडियम से थोड़ा बड़ा पोटेशियम है ना, फिर आगे रुबिडियम। तो जैसे जैसे कैटायन का साइज बढ़ता जाएगा बच्चों, तो क्या होता है, हमने देख रखा है कि उसकी इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होता जाता है। मतलब पॉजिटिव चार्ज, अगर देखो इतनी सी जगह में थोड़े इलेक्ट्रॉन्स हैं, देखो यहाँ पर भी क्या होता है, Li+ होता है, Na+ होता है, तो पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके पास, K+ होता है। पॉजिटिव चार्ज तो एक ही, K+, Na+, Li+, एक ही पॉजिटिव चार्ज है इनके पास, इन तीनों के पास, लेकिन साइज में कौन बड़ा है, K बड़ा है। तो जैसे जैसे इनका साइज बढ़ेगा, नीचे की तरफ साइज इंक्रीज होगा, पोलराइजिंग पावर कम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि बड़ा साइज है, तो जो पॉजिटिव चार्ज है वो पूरी जगह में ऐसे फैला हुआ है, तो ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच सकता है ना। तो बड़े एटम में या बड़े आयन में, बड़े पॉजिटिव आयन में इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर कम होती है। इसीलिए इस क्वेश्चन में मैंने NaCl को ज़्यादा क्यों बोला, क्योंकि Na से K बड़ा है, यानी इसकी इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम है।
के जो है Na से कम इलेक्ट्रॉन खींचेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन को कम खींचेगा तो शेयरिंग कम होगी, और शेयरिंग कम होगी तो कोवेलेंट नेचर कम होगा। इसीलिए ज़्यादा कोवेलेंट नेचर किस में होगा? Na में। अगर इसी जगह पर हम लिख देते LiCl तो सबसे ज़्यादा किसका हो जाता? LiCl का, क्योंकि Na से ज़्यादा पावर खींचने की किस में है? लिथियम में, क्योंकि लिथियम के ऊपर भी चार्ज +1 ही है, लेकिन छोटा साइज होने की वजह के कारण ये उसको ज़्यादा पावर से खींच सकता है। क्लियर हो बच्चों को? पहली चीज़ कि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा उसकी पोलराइजिंग पावर यानी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर कम हो जाएगी और कोवेलेंट नेचर भी डिक्रीज हो जाएगा। दूसरा है बच्चों चार्ज का फंडा। चार्ज का फंडा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा होगा एटम पर उतना ही ज़्यादा उसकी पोलराइजिंग पावर होगी, उतनी ही ज़्यादा क्या होगी? पोलराइजिंग पावर। आपने देखा Na, Mg और Al। Na बनाता है +1 के मोनोवेलेंट होता है, Mg बनाता है 2+, Al बनाता है 3+। तो चार्ज किसके पास ज़्यादा है? Al 3 के प्लस, Mg से उससे कम और Na के पास सब क्यों? देखा जाए तो साइज वाइज थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। Na से छोटा Mg होता है, सॉरी Na से छोटा Mg होता है, Mg से थोड़ा सा छोटा Al होता है, लेकिन चार्ज जो पावर है Al के ऊपर पावर ज़्यादा होती है बच्चों। Al के ऊपर पावर ज़्यादा है, क्योंकि 1+, 2+, 3+, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा वो इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच सकेगा। तो इन तीनों में सबसे पावरफुल कौन है? पोलराइजिंग पावर किसकी ज़्यादा है? एल्यूमिनियम की। तो एल्यूमिनियम क्या करेगा? ज़्यादा अच्छे तरीके से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। तो ज़्यादा पोलराइजिंग पावर किस में आ गई? एल्यूमिनियम में। चलिए अभी क्वेश्चन देखेंगे इसके। ये तो कॉन्सेप्ट है जो चल रहा है हमारा। थर्ड पॉइंट की तरफ चलें। हमारा थर्ड पॉइंट है बच्चों, ये थोड़ा सा अलग है। इसको कहा जाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, है ना? आपने बुक्स में देखा भी होगा इसको, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है, PNG से। ये जो पॉइंट्स है बच्चों, अगर याद कर लिए ना आपने तो आपको कोई इन क्वेश्चंस को सही करने से नहीं रोक पाएगा। बस याद रखना है, साइज़ पर डिपेंड करता है। जितना बड़ा साइज़ होगा किसका? कैटायन का, पॉजिटिव आयन का, उतना ही कम पोलराइजिंग पावर। जितना छोटा साइज उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। न्यूक्लियर चार्ज जितना ज़्यादा, Na+, Mg+, Al3+, तो उतनी ज़्यादा पोलराइजिंग पावर। क्लियर है? अब तीसरा देखते हैं, जो सबसे पावरफुल पोलराइज़र होते हैं या जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर खींचने की पावर होती है, उसके लिए एक छोटा सा एक कॉन्फ़िगरेशन याद रखना पड़ेगा बच्चों आपको, जिसको कहा जाता है स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जो होता है NH2 NP6 ND10। अगर किसी के पास ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो गारंटीड इसका जो कैटायन बनने वाला है उसके अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है, बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। इसको स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। ठीक है, ये किस किस के पास होता है अभी आपको समझाया जाएगा। ऐसा कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास आ सकता है वो बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर वाले होते हैं। ऐसे कुछ एलिमेंट हैं हमारे टेबल्स में, जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊं कॉपर का। कॉपर का एटॉमिक नंबर होता है बच्चों 29। देखा जाए तो इसका अगर मैं पूरा सिस्टम लिखूं तो वो होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 और 4s1। ये थोड़ा सा एक्सेप्शनल इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। इसको होना चाहिए क्या बच्चों? इसको होना चाहिए था 3d9 4s2 होना चाहिए, लेकिन इसको हम लोग 3d10 4s1 लिखते हैं, क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन s वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो d में जंप कर जाता है स्टेबिलिटी के लिए। ये हमने समझा रखा है लेसन 3 के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कि ये है एक क्रोमियम है, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थोड़ा सा डिफर करता है। तो अब यहाँ से देखिए कि ये Cu है, इसके पास ये वाला कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, ये सब तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 1s2 2s2 2p6। सेकेंड शेल जो है वैलेंस है, अंदर दबी हुई है। ये कॉन्फ़िगरेशन देखिए आप, NS2 3s2 NP6 3p6 ND10 3d10।
ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जिसके पास बचता है, क्योंकि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन दे दूं तो Cu क्या बन जाएगा, Cu प्लस बन जाएगा। तो ये जो Cu प्लस जहाँ होता है ना बच्चों, Cu प्लस जहाँ होता है, Cu प्लस जहाँ होता है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर आ जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पास ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 3s2 3p6 3d10, इसको कहते हैं स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। ये सब पावरफुल क्यों है बच्चों? इसका रीज़न सिर्फ ये है कि ये जो जनरली क्या होता है ना, जनरली ये होता है भाइयों कि जो पॉजिटिव चार्ज एटम है, ये जो एटम है इसके अंदर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स रहते हैं। वो प्रोटॉन क्या करते हैं, वो प्रोटॉन है ना पॉजिटिव चार्ज, वो ही दूसरे इलेक्ट्रॉन को खींच सकते हैं। अब जनरली जो हमारे आउटर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, वो इसकी इस पावर को कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं, जिसको हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? शील्डिंग या स्क्रीनिंग इफेक्ट कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ये जो डी के इलेक्ट्रॉन है, ये डी के इलेक्ट्रॉन इसके शील्ड नहीं करते हैं, ये डी के इलेक्ट्रॉन इस पर शील्डिंग नहीं करते हैं। इसकी वजह से इसकी पोलराइजिंग पावर बढ़ जाती है। इस टाइप के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पोलराइजिंग पावर इंक्रीज हो जाती है। इसका मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन देने के बाद जब ये इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, 4s1 में से इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, दूसरे एलिमेंट के पास, तो क्या बचेगा 3s2 3p6 3d10, जो कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, जो बहुत ही ज़्यादा पोलराइजिंग पावर का होता है। यानी कभी भी अगर क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको कहीं कॉपर दिख जाए तो ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा पावर इसी की होती है, कॉपर की, और इसके ग्रुप की। इस ग्रुप में कौन कौन आता है, कॉपर, कॉपर के नीचे आता है Ag, Ag के नीचे आता है Au। ये तीनों मोनोवेलेंट आयन भी बनाते हैं और इनकी वजह से क्या होता है बच्चों, ये तीनों के अंदर बहुत ज़्यादा पोलराइजिंग पावर होती है। इसी टाइप की पोलराइजिंग पावर हमारे जिंक में होती है, सॉरी Zn। जिंक जो होता है हमारा, जिंक का एटॉमिक नंबर 30 होता है, यानी जो हमारा कॉपर है उसके जस्ट एक बाद उसके अंदर 4s2 होते हैं। क्या होते हैं? 4s2 होते हैं। लास्ट की बात कर लेते हैं सिर्फ इतनी, 3s2 3p6 3d10, ये तो अंदर रहेगा, और 4s2 होते हैं उसके पास। क्या होता है जिंक के पास? 4s2। तो जिंक भी क्या करता है, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, डोनेट कर सकता है। तो यहाँ से Zn2+ बनाता है। क्या बनाता है? Zn2+। जिंक के नीचे कैडमियम, कैडमियम के नीचे मर्क्यूरी, ये भी Cd2+ और Hg2+ बनाते हैं। तो ये तीनों जो हैं, ये 6 एलिमेंट बच्चों आप याद रख लेना अगर कभी ज़्यादा ना कर पाओ। वैसे तो ये दोनों तरीके से मैंने समझा दिया है ना। ये कॉन्फ़िगरेशन किस किस के पास होता है, कॉपर, कॉपर के नीचे Ag आता है उसमें भी, और Au में भी, और उसी के नीचे Zn, मतलब साइड वाली जो शेल सॉरी ग्रुप होता है उसमें Zn2+, कैडमियम 2+, Hg2+, इनमें भी पोलराइजिंग पावर बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इन 6 एलिमेंट को आप देख लेंगे, ये कहीं पर भी आते हैं तो इनमें सबसे ज़्यादा पावर होती है, पोलराइजिंग पावर। तो क्लास इतनी सी बातें हैं जो आपको याद रखना है। अगर ये बातें आपको याद रह गई कैटायन के लिए, क्योंकि कैटायन क्या करता है, पोलराइजिंग पावर रखता है। क्या रखता है? पोलराइजिंग पावर रखता है। तो ये सब चीज़ों पर डिपेंडेंसी। इसके अलावा बात कर लेते थोड़ी सी एनायन की, क्योंकि अगर कैटायन खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन दे कौन रहा है उसको, इलेक्ट्रॉन जाने कौन दे रहा है, एनायन जाने दे रहा है। तो एनायन की भी तो कुछ प्रॉपर्टी होगी, तो एनायन के ऊपर भी दोनों प्रॉपर्टी होती है सेम। उसमें भी साइज का फैक्टर होता है और चार्ज का। साइज ऑफ कैटायन, यहाँ सिस्टम उल्टा, सॉरी एनायन, एनायन का सिस्टम उल्टा है, जितना बड़ा साइज होगा उतना ज़्यादा पोलराइजेशन। मोर द साइज ऑफ एनायन, मोर द साइज ऑफ एनायन, ग्रेटर कोवेलेंट नेचर, ग्रेटर कोवेलेंट कैरेक्टर। आया समझ में आपको? क्यों होगा? देखिए, एक छोटा है एटम है, मतलब आयन है, उसके ऊपर माइनस का चार्ज है, और एक बड़ा सा एटम है उस पर माइनस का चार्ज है। तो इसका जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन को थोड़ी अपनी ओर ज़्यादा पावर से खींचेगा, क्योंकि है तो ये भी एक एटम। इस एटम के अंदर भी क्या है, प्रोटॉन है, लेकिन इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं।
और बड़ा भी साइज है तो इसके इलेक्ट्रॉन को आसानी से खींचा जा सकता है इधर, क्योंकि ये उन इलेक्ट्रॉन को नहीं खींच पाएगा जितनी पावर से ये खींच लेगा, क्योंकि छोटा है। छोटे साइज वाला जो एटम होता है, जैसे बात करें फ्लोरीन और क्लोरीन की, फ्लोरीन से क्लोरीन बड़ा है ना, तो फ्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेना थोड़ा कठिन काम है, क्योंकि फ्लोरीन की पॉजिटिव पावर बहुत ज़्यादा होती है, वो इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ेगा नहीं। और क्लोरीन थोड़ा सा बड़ा है, उसके इलेक्ट्रॉन हम ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साइज़ बड़े होने की वजह से उसका जो न्यूक्लियस है वो उसके इलेक्ट्रॉन को कम पावर से अपनी ओर खींचता है। तो यहाँ पर क्या हो गया बच्चों, एनायन में जितना बड़ा एनायन उतनी ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। ठीक है, और एनायन के चार्ज को और देख लो। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा, कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। चार्ज के ऊपर क्या फंडा है? चार्ज के ऊपर फंडा ये है बच्चों, जितना ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज होगा, मोर द नेगेटिव चार्ज है ना, मोर कोवेलेंट नेचर। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा, है ना, मोर कोवेलेंट नेचर। इसको भी इसी तरीके से समझ सकते हो। कौन से तरीके से? जो भी देखा था कि मतलब जैसे कि यहाँ -1 है, जैसे कि बात करें F- और O- की बात, O पे 2- होता है ऑक्सीजन पर, 2- फ्लोरीन पर 1- होता है बच्चों, होता है। अब क्या है, अगर मान लो दोनों की बात करें तो ऑक्सीजन के पास 2- के चार्ज हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा माइनस का चार्ज होगा तो भी हमारा प्रोटॉन नहीं खींच पाएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा प्रोटॉन को उतना खींचने में प्रॉब्लम होगी। तो जहाँ ज़्यादा चार्ज होता है, जहाँ उसके इलेक्ट्रॉन को खींचना थोड़ा सा ईजी होता है, इसलिए हमने क्या लिख रखा है, मोर द नेगेटिव चार्ज मोर कोवेलेंट नेचर। जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। तो इन बातों को एक बार शॉर्ट में मैं लिख देता हूँ और आपको क्वेश्चन करवा देता हूँ। यहाँ पर एक हेडिंग छोटी सी आपको एक चार्ट या टेबल सा बना दूँ मैं, या कैटायन के लिए चार्ज ज़्यादा तो कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा, ठीक है। कोवेलेंट नेचर भी ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा। साइज जितना छोटा कोवेलेंट नेचर उतना ज़्यादा। जितना छोटा एटम होगा, एटम बड़ा होता जाएगा, है ना। एटम कैसा होता जाएगा? एटम बड़ा हो जाएगा, और साइज मतलब एटम बड़ा होता जाएगा तो कोवेलेंट नेचर कम होता जाएगा, है ना। और तीसरा आपने देख लिया, स्यूडो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 सीरीज याद रखो, कॉपर Ag Au। अगर ये कहीं पर दिख रहे हैं तो सबसे बेस्ट यही है, इनका सबसे ज़्यादा नेचर होगा। या फिर Zn2+, कैडमियम 2+, और Hg2+। ये 6 एलिमेंट याद रख लेना आप। तरीका तो मैं समझा ही चुका हूँ। ये बात थी कैटायन के लिए। एनायन के लिए क्या याद रखोगे? चार्ज, एनायन होता है माइनस का चार्ज, नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन पे जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट नेचर, ठीक। साइज में भी दोनों केस एक ही है, जितना बड़ा साइज उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। क्लियर है? इतनी चीज़ें याद रखो। और अब देखो क्वेश्चन करते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या होता है, विच कंपाउंड, कौन सा कंपाउंड है, हैज मोर, विच कंपाउंड हैज मोर कोवेलेंट नेचर। किस कंपाउंड का ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा बच्चों? तो पहले बात कर लेते हैं। चलिए, पहली सीरीज हमने देख ली थी, LiCl, NaCl, KCl, CaCl। देखिए इन सभी में क्या हो रहा है ना, एनायन जो है नेगेटिव आयन वो तो सेम ही है। जब ये सेम है तो हम किसके हिसाब से कंपैरिजन करेंगे? हम कंपैरिजन करेंगे इनके अकॉर्डिंग। इन सब में एक आपको ऑर्डर दिख रहा है, Li के नीचे Na के नीचे K के नीचे Cl दिखता है ना। फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट है सब, मैंने पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया हुआ है आपको कि लिथियम सबसे ऊपर, लिथियम से नीचे Na से नीचे KCl, और 1-2 छोड़ के नीचे Cs, सीजियम होता है।
तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है भाई, डाउन द ग्रुप यहाँ पर साइज बढ़ रहा है। और अब देखो जरा, साइज बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर घटेगा। इसका मतलब जो सबसे छोटा है वो सबसे अच्छा कोवेलेंट नेचर वाला होगा। तो सबसे छोटा कौन है, लिथियम। तो सबसे अच्छा कोवेलेंट नेचर किसका होगा, LiCl का। ठीक है, LiCl का। आया समझे बच्चों, कोई प्रॉब्लम हमको इसमें नहीं। क्लियर है क्लास, हमको समझ में आ गया। चलिए हम और एग्जांपल देखें। हम देख लेते हैं NaCl, MgCl2, AlCl3। नेगेटिव चार्ज तो सेम ही है, क्लोरीन क्लोरीन क्लोरीन। पॉजिटिव चार्ज की बात करो, Na में 1 पॉजिटिव, Mg में 2 पॉजिटिव, एल्यूमिनियम में 3 पॉजिटिव। थोड़ा सा ऊपर चलो, क्या देखा है, चार्ज ज़्यादा कोवेलेंट नेचर ज़्यादा। चार्ज किसके पास ज़्यादा है, चार्ज एल्यूमिनियम के पास ज़्यादा है। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर किसके अंदर होगा, सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा AlCl3 में। क्लियर होगा क्लास, इजी है। ये हमने दो चीज़ें किसके हिसाब से समझ ली, ये दो चीज़ें हमने समझ ली हैं हमारे इन दोनों नेचर के अकॉर्डिंग, चार्ज और साइज के। अब एक इसके अकॉर्डिंग देख लेते हैं। हमको ऐसे 3-4 एग्जाम्पल दे, यही एग्जाम्पल में अगर हमको, ठीक है, Cu2Cl2 दे दिया है ना, यहाँ दिख 2 रहा है लेकिन बच्चों ये एक्चुअली 1 वैलेंसी वाला ही होता है। कैसा होता है, 1 वैलेंसी वाला ही होता है, बस ये Cu2Cl2 लिखा होता है। तो यहाँ पर किसका ज़्यादा होगा भाई, यहाँ तो सबका काम खत्म ही हो गया जब कॉपर आ गया। तो इन तीनों से ज़्यादा किस में हो जाएगा, कॉपर में, क्योंकि इसके पास क्या है, स्यूडोनोपल गैस कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ इस चीज़ से कंफ्यूज मत होना बच्चों कि Cu2Cl2 है, यहाँ पर भी इसकी वैलेंसी Cu+ ही होती है और ये भी Cl- वाले होते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमने कॉपर का भी देख लिया। अगर कॉपर इनमें से कोई भी एक ज़्यादा आएगा तो वो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर वाले होंगे बच्चों। अब हम एनायन के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं, है ना। एनायन के अकॉर्डिंग पढ़ें तो एनायन के अकॉर्डिंग क्या देख सकते हो आप, NaCl, NaBr, Na, क्या हो रहा है, पॉजिटिव चार्ज सेम, नेगेटिव चार्ज में क्या होता है, Cl से बड़ा, फिर उससे बड़ा आयोडीन। क्या पढ़ रखा है, हमने पढ़ रखा है एनायन का साइज बढ़ेगा कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। एनायन बड़ा कौन है, Na वाला, तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर Na का हो गया। क्लियर है। चार्ज की बात कर लेते हैं, ठीक है। चार्ज में क्या आ जाएगा, चार्ज में आ जाएगा आपका MgO, MgCl2 देख लो आप, ठीक है ना। MgO में Mg तो सेम ही है, यहाँ पर ऑक्सीजन पर होते हैं 2- चार्ज और क्लोरीन पर होता है 1- चार्ज। ज़्यादा चार्ज किस पर है, ऑक्सीजन पर है। किस पर है बच्चों, ज़्यादा चार्ज ऑक्सीजन पर है, तो ज़्यादा कोवेलेंट नेचर किसका होगा, MgO का होगा, है ना, क्योंकि हमने लिख रखा है नेगेटिव चार्ज जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। तो सबसे ज़्यादा कोवेलेंट नेचर किसका होगा, MgO में। इन दोनों के कंपैरिजन की बात हो रही है। क्लियर हुआ। इस टाइप से क्वेश्चन इजी लग रहे हैं हमको कंपैरिजन करना बहुत आसान है ना। हमने कंपेयर करना सीख लिया है कि किस में ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होगा, किस में ज़्यादा आयनिक। लेकिन इसके और भी फायदे हैं बच्चों, सिर्फ यही नहीं है, इसके अलावा हम बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। अब उन बातों के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा 3 इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बच्चों हम देखेंगे जो हमने कोवेलेंट में उनमें पढ़ रखी है। आयोनिक और कोवेलेंट बॉन्ड में हमने ये देख रखा है, आयोनिक बॉन्ड जो होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। याद है आपको, पढ़ाया था मैंने आपको। क्यों होता है, क्योंकि आयोनिक बॉन्ड थोड़े से मजबूत होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, जबकि कोवेलेंट बॉन्ड में मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट थोड़े से कम होते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, क्या बन सकता है कि आपके सामने 2 कंपाउंड दे देंगे, आपको दे दिया NaCl और KCl और आपसे पूछ लिया किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो आपके सामने सिंपल सी बात है, जिसमें जितना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर है ना, कोवेलेंट बॉन्ड है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, आयोनिक बॉन्ड है मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाएंगे।
अगर इन दोनों में से देखना है कि किसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है तो ये देख लो कि किसमें कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है। जिसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा उसका मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट उतना कम। चलिए बात करें Na और Cl, क्योंकि K तो सेम है, सॉरी Cl तो सेम है। Na और K की बात करो, Na ऊपर K उसके नीचे, साइज़ किसका बड़ा, K का। जितना बड़ा साइज़ उतना ज़्यादा आयोनिक नेचर बच्चों, उतना ज़्यादा आयोनिक नेचर। अभी हमने पीछे ही पेज पर पढ़ा है, जितना ज़्यादा साइज़ बड़ा होगा है ना, कोवेलेंट नेचर उतना कम हो जाएगा। तो कोवेलेंट नेचर कम किसका है, KCl का। तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा किसका है, NaCl का। तो इन दोनों मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट किसके हाई होंगे, KCl का हाई होगा, क्योंकि इसके अंदर कोवेलेंट नेचर कम है। कोवेलेंट नेचर बच्चों इसके अंदर थोड़ा सा कम है ना। अभी मैंने आपको पढ़ाया था एक जस्ट मिनट पहले, ये देखिए साइज़ बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर क्या होगा, साइज़ घटेगा तो कोवेलेंट नेचर बढ़ेगा। तो साइज़ किसका कम है, साइज़ हमारा Na का कम है, तो कोवेलेंट नेचर किसका ज़्यादा होगा, NaCl का। KCl का उससे कम होगा। आया समझ में मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट। जिसका ज़्यादा कोवेलेंट नेचर उसका उतना ही कम मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, सीधी सी बात है। आयोनिक नेचर जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होगा, ये हमने देख चुके हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी की। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि जो आयोनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, और जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं। जिसमें सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, जैसे कि अल्कोहल हो गया, जैसे कि ईथर हो गया, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, इन सब में। तो सॉल्युबिलिटी का भी सेम फंडा है बच्चों। अगर आयोनिक नेचर ज़्यादा है, आयोनिक नेचर अगर ज़्यादा है तो वाटर में सॉल्युबल। अगर आयोनिक नेचर कम तो वाटर में कम सॉल्युबल। क्वेश्चन ऐसा आता है विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे विच इज मोर सॉल्युबल इन वाटर। पानी में कौन ज़्यादा घुल सकता है, ले लें एग्जाम्पल। चलिए NaCl ले लें, MgCl ले लें, और MgCl2 और Ag नहीं लिया अपन ने, AlCl3 ले लिया। Cl नेगेटिव आयन सेम, यहाँ पर 1 पॉजिटिव, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव। जितना ज़्यादा पॉजिटिव नेचर उतना ज़्यादा कोवेलेंट। तो ये सबसे ज़्यादा कोवेलेंट, सबसे कम कोवेलेंट कौन, NaCl। यानी जो कम कोवेलेंट वो ज़्यादा आयोनिक। तो सबसे ज़्यादा आयोनिक कौन है, वाटर। तो वाटर में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होगा इन तीनों में, NaCl होगा बच्चों। लेकिन अगर इसका उल्टा पूछ लेते, आपसे किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का पूछ लेते, अगर आपसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट का पूछ लेते तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कौन ज़्यादा सॉल्युबल होता, ये, क्योंकि उसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा होता। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लिख लो यहाँ पर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि अल्कोहल, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लियर है। तो एक सॉल्युबिलिटी भी समझ में आ गई। जो ज़्यादा कैसा होता है बच्चों, जिसका ज़्यादा कोवेलेंट नेचर होता है वो सॉल्युबल होता है। ठीक है। चलिए बच्चों एक और प्रॉपर्टी देख लें। अगली प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कलर इम्पार्टमेंट। कलर इम्पार्टमेंट, कलर इम्पार्टमेंट का मतलब कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो बहुत तेज कलर के होते हैं, और उसके पीछे भी आयोनिक और कोवेलेंट का एक लॉजिक है बच्चों। हायर द कोवेलेंट नेचर, हायर द कोवेलेंट नेचर, है ना, तो उतना ही ज़्यादा क्या होता है इनके अंदर, डार्क कलर होते हैं बच्चों। कैसे कलर होते हैं, डार्क कलर्स होते हैं। ठीक है, उतने ही ज़्यादा डार्क कलर होते हैं। अगर आप कोवेलेंट नेचर आप समझ गए किसका कोवेलेंट नेचर ज़्यादा है, उसका कलर उतना ही ज़्यादा डार्क होगा। क्लियर है क्लास। कोवेलेंट नेचर जितना ज़्यादा होगा उतने ही डार्क कलर होंगे। ये बात याद रख लीजिएगा आप, है ना। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ज़रूर उसको सॉल्व कीजिएगा। नेक्स्ट है बच्चों, ये ज़्यादा वो तो नहीं है, पर फिर भी कभी कभी इस पर जुड़े हुए क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे कि एक SnCl2 है,
और एक SnCl4 का एग्जाम्पल है ना। यहाँ पर क्या आ जाता है, ये थोड़ा सा सॉलिड स्टेट लिए होता है और ये एक वोलाटाइल होता है बच्चों। कैसा होता है, वोलाटाइल, मतलब जल्दी से इसकी गैस बन जाती है, जल्दी से इसकी वेपर बन जाती है ना। तो ये भी हमने पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है हम लोगों ने, कि जिनके अंदर आयोनिक बॉन्डिंग होती है वो कंपाउंड थोड़े सॉलिड होते हैं, जिनके अंदर कोवेलेंट नेचर होता है वो थोड़े से गैस होते हैं, लिक्विड होते हैं। तो जिसमें ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर वो हो सकता है गैस हो या वोलाटाइल लिक्विड हो। ये वोलाटाइल लिक्विड होता है, जल्दी से वेपर बन जाती है। तो चेक कर लेंगे यहीं पर, Sn के अंदर होता है SnCl2 में, यहाँ 2 Cl, इसका मतलब Sn के ऊपर 2+ पावर है बच्चों। यहाँ Sn के पास Cl4 है, इसका मतलब इसके ऊपर 4+ पावर है। ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज Sn में है तो ज़्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर किस में होगा, इसके अंदर। तो ये एक वोलाटाइल लिक्विड है, मतलब जल्दी से गैस बन जाएगा, कोवेलेंट नेचर है। यहाँ पर क्या हो गया, 2+ है, आयोनिक नेचर ज़्यादा है, कोवेलेंट कम है, इसलिए थोड़ा सा सॉलिड नेचर लिए है। क्लियर है क्लास। आज का वीडियो हमारा फजांस रूल पर था। आई थिंक मैं आपको समझा पाया हूँ, तो समझ आ गया होगा। बस ये छोटे मोटे रूल्स जो हैं वो याद रख लीजिएगा। अगर ये याद रखें तो आप बहुत आसानी से इन सबको कर पाएंगे। ठीक है, एक बार फिर से मैं वो पेज आपको दिखा दूँ, आप देख लीजिए। ठीक है क्लास, ये एक छोटा सा आइडिया है, आप इन सभी चीज़ों को याद रखें। कैटायन का चार्ज ज़्यादा, कोवेलेंट नेचर ज़्यादा। कैटायन का साइज़ बड़ा, साइज़ अगर कम हो रहा है तो कोवेलेंट नेचर बढ़ रहा है, और साइज़ अगर बढ़ेगा तो कोवेलेंट नेचर कम हो जाएगा। Cu+, Ag+, Au+, Zn2+, Cd2+, Hg2+, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन दिखेंगे तो कोवेलेंट नेचर ज़्यादा ही होगा। चार्ज एनायन की बात करो, एनायन का जितना ज़्यादा चार्ज उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर, एनायन का साइज जितना बड़ा उतना ज़्यादा कोवेलेंट नेचर। क्लियर है क्लास। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।